Good afternoon, student. Today we start a new chapter, Sustainable Economic Development and Environment. मतलब धारणीय आर्थिक विकास एवं पर्यावरण, ये हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल, है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, भारत में मानव पूंजी निर्माण। ये हमारा चैप्टर था 9th चैप्टर। ओके, तो हम लोग 9th चैप्टर के बाद सीधे हम लोग चले जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने आपको सिलेबस दिया है, ठीक है। हमको 10th नहीं पढ़ना है, हमको 11 नहीं पढ़ना है, हमको 12 नहीं पढ़ना है, हमको सीधे पढ़ना है 13, चैप्टर 13। जो चैप्टर क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा धारणीय या पोषणीय आर्थिक विकास एवं पर्यावरण। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास आपने स्कूल में पढ़ा है, तो आपको पता होगा इसका क्या अर्थ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मीनिंग जानने से पहले ये जो शब्द है इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था वर्ल्ड में, आपका इसका प्रतिपादन हुआ था 1987 में। ओके, 1987 में पर्यावरण एवं विकास के लिए विश्व आयोग के द्वारा प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर नामक बुकलेट रिपोर्ट में किया गया था सबसे पहले। ओके, अब आ जाते हैं इसका अर्थ। व्हाट इज़ द मीनिंग? मीनिंग क्या है इसमें कि धारणीय विकास या सतत विकास या पोषणीय विकास। हिंदी में देखिए हर जगह बार बार नाम सब एक दो रहता है। इंग्लिश में एक ही नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं, और हिंदी में हम कितना नाम यूज़ कर रहे हैं? धारणीय विकास, सतत विकास, पोषणीय विकास। तो अगर आपके पास अलग अलग राइटर का बुक होगा तो हेडिंग आपको अलग अलग मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग उसका सेम है। उसका अर्थ क्या हो जाता है? धारणीय विकास का अर्थ है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति, है ना, पूर्ति क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है? धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It refers to the development strategy to meet the need of the present generation without compromising on the need of the future generation. Okay, अब हमको कि अपना इस हम वर्तमान और प्रेजेंट, एट प्रेजेंट जो है हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जो नीड्स है हमारी उसको, और फिर उस जो गुड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो रिसोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि दोबारा बनने में उसको ज़्यादा समय लगता है, वैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर ही ले लेते हैं, कोयला, कोल ले लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमको इस तरह से यूज़ करना है कि फ्यूचर के लिए भी क्या हो, बचे। इसलिए सेव वाटर, सेव ट्री बोला जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसको दोबारा बनने में करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को हमको क्या करना है? सोच समझकर यूज़ करना है। अब ये धारणीय विकास की अवधारणा को फुलफिल करने के लिए, उसको उसकी शर्तों को, कंडीशन को पूरा करने के लिए कुछ रणनीति या कुछ कदम, कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। तो वो स्टेप्स क्या हैं, वो रणनीतियाँ क्या हैं, वो हम लोग देखते हैं। इसका हेडिंग है आपका स्टेप्स एंड स्ट्रेटजी टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अचीव मतलब उसको पाने के लिए, किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हमको क्या क्या रणनीति अपनानी होगी। तो पहला है
जैसा भी हम तुरंत क्या बोले, सेव वाटर। तो बोलते तो हम लोग हैं, लेकिन सेव करने के लिए कुछ कदम, कुछ स्टेप उठाएंगे, कुछ पॉलिसी बनाएंगे, तब तो वो होगा। नहीं तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप ब्रश कीजिएगा टैप खोल के नहीं रखिएगा। लेकिन हर व्यक्ति 100 में 90% व्यक्ति अगर टैब यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स नल यूज़ कर रहा है, नल से वो ब्रश कर रहा है, तो वो नल उसका क्या रहता है, खुला रहता है और इधर ब्रश कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना है। लेकिन चूँकि ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है तो हम उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ स्टेप्स सरकार ने, कुछ कुछ पॉलिसी सरकार ने शुरू की है, तो उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग अचीव कर पाएंगे। नंबर 1 है यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, गैर पारंपरिक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सूर्य की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी, अगर वो ख़त्म दुनिया ख़त्म। तो इस तरह से हम लोग वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और फिर होगा विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। तो ऐसे जगह में जहाँ वायु का बहाव तेज है, जिससे विंड क्या होता है, विंड बोलते, विंड जो लगाया जाता है, फ़ैन लगाया जाता है बड़ा बड़ा, जिससे कि बिजली उत्पादन होता है, तो वो सब चीज़ वहाँ यूज़ करने बोला जा रहा है, जिससे कि पानी और कोयला से जो हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं वो बचे। ओके, सेकेंड स्टेप है LPG, गोबर गैस इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस का प्रयोग करना और LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए उनको प्रोत्साहित करना। थर्ड है यूज़ ऑफ CNG इन अर्बन एरियाज। CNG क्या हो जाता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो आजकल हम लोग रांची में भी देख रहे हैं, ये गाड़ियों में यूज़ होता है। तो CNG वाले ऑटोज़, रिक्शा चलते हैं, जिससे क्या हो रहा है, डीजल और पेट्रोल की बचत हो रही है। ओके, फोर्थ है कि यूज़ ऑफ विंड पावर, वायु शक्ति, जो अभी हम बोले कि कन्वेंशनल सोर्सेस वाला में, तो हम लोग उसमें विंड एनर्जी का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फोटोवोल्टिक सेल की सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करना, परिवर्तित करना। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ है मिनी हाइडल प्लांट, लघु जलीय संयंत्र, मतलब जो छोटे छोटे झरने हैं कहीं पर, तो वहाँ टरबाइन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, वो कहा जा रहा है। फिर सेवेंथ पॉइंट है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, परंपरागत ज्ञान एवं प्रणालियाँ। परंपरागत ज्ञान एवं प्रणालियाँ, जैसे मान लीजिए कि हमको ट्रेडिशनल से, इसमें आ जाते, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं दादी माँ के नुस्खे, जैसे हम लोग मैगजीन सब में देखते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं, दादी माँ के दादी माँ के क्या बोलेंगे, उपाय, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, तो जिसमें जैसे कि डैंड्रफ हो जाता है ना, हम लोग महिलाओं की ये बहुत सबकी प्रॉब्लम होता है, लेकिन डैंड्रफ हो जाता है, लड़कियों को ज़्यादा हो जाता है कि डैंड्रफ हो गया, बाल झड़ रहा है, तो हम लोग तुरंत केमिकल, मतलब कि शैम्पू वगैरह ये यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो उसमें दादी माँ का नुस्खे में रहता है कि आप उसमें नींबू लगाइए, लेमन, या फिर प्याज का रस लगाइए, बाल निकलेगा, बाल घना होगा। बाल काला करना है तो मेहंदी लगाइए, दही लगाइए। तो इस तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज की सहायता से हम केमिकल चीज़ को क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन
नहीं होगा, वो कहा जा रहा है। इसमें क्या है पॉइंट, परंपरागत ज्ञान एवं प्रणाली, अपने नॉलेज से उसको क्या करना, मतलब केमिकल चीज़ को कम यूज़ करना। जैसे लड़कियों का होता है कि स्किन को अच्छा रखना, थोड़ा सा ग्लो करे, तो हम लोग फिर क्रीम वगैरह और क्या बोलते हैं उसको, मेकअप वगैरह करते हैं। तो दादी माँ कहेगी कि नहीं, इसमें हल्दी, चंदन, ये सारी चीज़ें लगाइए और क्रीम का प्रयोग कम करें, नारियल तेल यूज़ करिए तो उससे भी शाइन करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ कही जा रही है। 8 पॉइंट है हमारा बायो कंपोस्टिंग, जैविक खाद। तो इस पर अभी सरकार भी बहुत अधिक जोर दे रही है कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, मतलब इसमें केमिकल यूज़ ना करके खेती के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करेंगे। तो ये कंपोस्ट खाद क्या है, जो हमारे घर से कचरा निकलता है, जो मिट्टी में मिल करके खाद बन जाता है, मतलब मिट्टी बन जाता है, वो खाद को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे खेती करने में। तो इस तरह से हम केमिकल यूज़ नहीं करें। तो केमिकल यूज़ किया जाता है, यूरिया, डीपीटी वगैरह और बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो सब डाला जाता है खेतों में। इससे भी मिट्टी तो हमारी, भूमि हमारी क्या होती है, खराब हो जाती है। एक बार केमिकल अगर भूमि में पड़ गया तो फिर हमेशा अगर हम कुछ लगाएंगे तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है क्या, केमिकल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है बायो कंपोस्टिंग, जैविक खाद का प्रयोग करना। फिर है लास्ट पॉइंट हमारा बायो पेस्ट कंट्रोल, जैविक कीट नियंत्रण, मतलब जैविक विधि से कीटाणुओं को मारना। हम लोग जैसे मान लो घर में बहुत मच्छर है, तुरंत हम लोग ऑल आउट, गुड नाइट और आजकल अगरबत्ती एक निकला है, तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए भी क्या है, ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जैविक कीट नियंत्रण करना। तो पहले लोग क्या करते थे, जैसे नीम का पत्ता, सूखा पत्ता, उसको जला करके शाम में पूरे घर में क्या करना, जला करके उसका धुआं से भर देना, तो इससे क्या हो, कीटाणु मर जाएगा। अभी भी जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वो होता है ना, तो तुम लोग घर में देखती हो कि मम्मी लोग को क्या करते हैं, नीम का पत्ता, मतलब नीम की छोटी टहनियाँ बिस्तर पे, उस कमरे पे लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है, इससे वायु क्या होता है, शुद्ध होता है। तो यहाँ पर भी चावल का डब्बा में आप नीम रख सकते हो, सूखा नीम का पत्ता रख सकते हो। उसके बाद चीनी में आप, चीनी का डब्बा में चींटी लग जाता है, तो केमिकल यूज़, मतलब लक्ष्मण रेखा, हीट वगैरह यूज़ ना करके आप जैविक कीट नियंत्रण के माध्यम से, जैसे हल्दी छिटक दीजिए या फिर क्या बोलते हैं, लौंग रख दीजिए, है ना, इससे भी कीटाणु मरते हैं। उसके बाद अभी जैसे बहुत कुछ खेत में लगा हुआ है, तो वहाँ एक वाइट या ब्लैक कीड़ा लग जाता है पौधे में, और धीरे धीरे पौधा खराब होने लग जाता है, तो उसमें राख छिटका जाता है। तो राख को भी हम लोग यूज़, राख समझते हैं ना, राख, ऐश, हाँ, तो ये सब चीज़ मत भूलिए, ये सब चीज़ हम लोग भूलते जा रहे हैं, है ना। तो जैसे हम लोग अब विम बार यूज़ करते हैं, विम लिक्विड यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए। पहले लोग इसी राख से क्या करते थे, बर्तन धोते थे। तो इससे भी कीटाणु, जैसे हमारे जो खाते हैं तो ऐड में क्या देता है कि विम बार यूज़ कीजिए तो प्लेट में जितने भी कीटाणु मर जाएंगे। तो राख से बर्तन धोते थे लोग, और कीटाणु ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, साफ़ हो जाते थे और मर जाते थे, और लोगों को बीमारियाँ नहीं होती थी। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, ये पॉइंट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द भी आसान है सुनने में, पर्यावरण, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो तुम लोग सीधे बोलोगे हमारे आसपास के वातावरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। लेकिन चूंकि अब 11 में है आप लोग, तो इसका थोड़ा सा डिफिनीशन क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट का चेंज हो जाता, चेंज नहीं मतलब थोड़ा सा हम लोग उसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं। तो पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत
और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। In English, environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. It includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. Okay, तो पर्यावरण क्या है, इसको आप अपने शब्दों में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फिर इसके क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, क्या कार्य है। तो पर्यावरण क्या करता है, वायु शुद्ध करता है ना, शुद्ध वायु प्रदान करता है। फिर ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है। फिर इन्वायरमेंट रिसोर्सेस को सप्लाई करता है, संसाधनों की पूर्ति करता है। फिर ये अवशेषों को, जितने भी अवशेष है उसको अपने आप में समाहित कर लेता है। फिर इट सस्टेन्स लाइफ by providing genetic and biodiversity, यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। जैसे हम लोग मान लीजिए अभी क्या बोलते हैं, विंटर सीजन है, तो सब कोई घर में जिसके पास भी प्लेस है, जगह है, तो वो फूल लगाते हैं। विंटर का बहुत सारा फूल आता है, हम प्लांट खरीद के ले आए, लगा दिए। ओके, गमला में लगा दिए, पानी पटाए, अब उसमें कली होगा, फूल होगा, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद वो फिर मुरझा जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, क्या हमने उसमें कुछ किया? नहीं, ये इन्वायरमेंट करता है। हमने जैसे आम खाते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल आम खाए, फेंक दिए, वो आम की गुठली से क्या निकल गया, पौधा निकल गया। पौधा के बाद अगर अच्छा से उसको रोप देंगे कहीं पर, तो वो उससे क्या होगा, वृक्ष, वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा। फिर उस वृक्ष में मंजर लगेगा, फल होगा, फिर वो पकेगा, फिर हम लोग उसको तोड़ेंगे, खाएंगे। तो ये सब क्या है, यही है सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये कौन करता है, इन्वायरमेंट। एंड लास्ट फंक्शन, it also provides synthetic service like scenery etc. पर्यावरण सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है। सौंदर्य विषयक दैट मीन्स जैसे अभी लोग घूमने जाते हैं, अभी न्यू ईयर आ रहा है, फिर लोग पिकनिक जाएंगे, तो घर में पिकनिक क्यों नहीं बनाते, वो सीनरीज देखने। जैसे अभी हमारा पतरातू जो बहुत फेमस है, डैम है, पतरातू वैली है, तो वहाँ का सीनरी, ठीक है, रोड जिंदल ने बनाया, लेकिन वो सीनरी जो पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, वो किसकी देन है, पर्यावरण की देन है। हम लोग फॉल्स जाते हैं, दसम फॉल है, जोन्हा फॉल है, बहुत सारे फॉल्स है यहाँ रांची में, रांची के आसपास। ओके, तो ये जो सीनरीज है वो किसकी देन है, पर्यावरण की। तो ये भी एक फंक्शन है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसका पर्यावरण से रिलेटेड कि ये चैप्टर भी इजी है। ओके, तो इसमें हम लोग प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, भारतीय पर्यावरण की समस्या एवं चुनौतियाँ, क्या समस्या है और क्या चुनौतियाँ हैं। तो जैसे इसमें पहला है जैव विविधता की हानि, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस, सब केवल पॉइंट्स देखना है। फिर है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। अभी वायु प्रदूषण हम लोग कोरोना के समय जब लॉकडाउन था पूरी तरह से, तो पेपर में न्यूज़ में आ रहा था कि वातावरण क्या हो गया है, पूरी तरह से चेंज हो गया है, अच्छा हो गया है। दिल्ली वाले लोग कहने लगे कि हम लोग बहुत वर्षों के बाद, दिन के बाद नहीं, बहुत वर्षों के बाद क्या है, खुला आसमान देख रहे हैं, मतलब कि ओ आकाश नीला भी होता है, ये फैक्ट है।
हम लोग जानते हैं यहाँ कि आकाश नीला भी दिखता है, सफ़ेद भी दिखता है, और सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, उसमें येलो भी दिखता है। लेकिन दिल्ली वाले लोग ये नहीं पता था उनको, वो लोग देखे नहीं थे, जो घूमने गए हैं देखे हैं, लेकिन ऐसे तो ये न्यूज़ में आया कि उन्होंने चिड़िया देखा चहचहाते, कि बगल में पेड़ है लेकिन कभी चिड़िया नहीं देखा था, तो चिड़िया आकर के वहाँ, तो ये सब पर्यावरण, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी फिर लॉकडाउन खुल गया है, गाड़ियाँ चल रही है, फिर वहाँ पॉल्यूशन वैसा ही हो गया है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉलिड वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, अभी भी बहुत सारे लोगों को इंडिया में फ्रेश वाटर, शुद्ध जल नहीं उपलब्ध है, वो गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। फिर जो सॉलिड वेस्ट है, मतलब कि ठोस अपशिष्ट है, उसको कहाँ वेस्ट करे, कहाँ पर उसको क्या बोलते हैं उसको, फेंके, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि मेन प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट इन, वो चैलेंज है, अब प्रॉब्लम्स आ गया। इसमें पहला है आपका एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको डिफाइन करने, एक्सप्लेन करने तो जान जाइए कि एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल चॉइस में आता है कि इससे क्या बीमारियाँ होती हैं। तो हम केवल आपको यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। अब बाकी चीज़ तो आप एक्सप्लेन करने जान जाइएगा कि एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, नोज़ पॉल्यूशन क्या है, सॉलिड मतलब सॉइल इरोशन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है भारत में इन्वायरमेंट से रिलेटेड टोटल 6। पहला क्या बोले, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से आपको बीमारी देता है टीबी, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर। ओके, आप ऐसे भी और कुछ जानते तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो रहेगा उसको ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। फिर नंबर 2 है वाटर पॉल्यूशन। इससे आपको हो जाता है हैजा, पीलिया, टाइफाइड। फिर है नॉइज़ पॉल्यूशन। इससे आपको तो एक लौता जो बोला था, इससे ब्लड प्रेशर भी होता है ना, हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाता है नॉइज़ से। फिर है डेफ्टनेस, बहरापन, है ना। 4th है डिफॉरेस्टिंग, वन्य कटाव। वन्य कटाव से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे ब्लड प्रेशर आता है। फिर 5th है वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, मतलब वन्य जीव जंतुओं की विलुप्ति। ओके, फिर है 6th है सॉइल इरोशन, मृदा क्षरण। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके इंडिया में हो गया। अब और एक यहाँ से टॉपिक है हमारा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक मूवमेंट हुआ था जो अभी भी फेमस है, लोग याद करते हैं, आप भी जानते हैं, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, है ना। ये हुआ था आपको 26 मार्च 1974। वो याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है क्या। चिपको आंदोलन आपका हो गया 26 मार्च 1974, चिपको मूवमेंट। ओके, यहाँ ये कहाँ हुआ था आपका, भारत के उत्तराखंड राज्य के खेजरी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में। ओके, फिर इसी से रिलेटेड, मतलब इससे इंस्पायर हो करके आपका वेस्टर्न साइड कर्नाटका में हुआ था अप्पिको मूवमेंट। अप्पिको ये हुआ था 8 सितंबर 1983 को। ये भी कर्नाटक के सिरसी जिले के सलकानी वन के वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। ओके, लेकिन चिपको मूवमेंट बहुत फेमस है ना। उसमें याद रखिएगा, इसमें गौरा देवी के नेतृत्व में ये हुआ था। तो आप लोगों को बोलते कि चिपको मूवमेंट, तो सीधे आप लोग बोलते सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा नहीं, गौरा देवी के नेतृत्व में ये हुआ था खेजरी गांव में। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये दो मूवमेंट। अब आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, वहाँ प्रॉब्लम्स था। अब हम लोग कॉजेस ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, क्या कारण है। ओके, नंबर 1 इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी,
जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। अभी देखिए रांची में जब से 2000 में झारखंड बना, यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया और तरह तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ आने लगे हैं। तो ऐसा ही पूरा इंडिया में भी है। उसके बाद नंबर 2 है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, है ना। पेड़ों को काट करके उपजाऊ भूमि को में घर बना करके डेवलपमेंट के नाम से क्या किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, जो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड है यूज़ ऑफ हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स यूज़ करने से भी प्रॉब्लम इसका हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये HYV सीड्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं एक बार, तो हम लोग उसको एक बार यूज़ करने के बाद उस बीज को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले होता था कि किसान खेती करता था, फिर उसी में से कुछ धान के बीज को वो रख लेता था, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन अगर आप HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर खरीदना पड़ेगा बीज, तो ये प्रॉब्लम है। फिर है आपका नेक्स्ट इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि। आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि मतलब लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण भी पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। तो इससे क्या हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एक कहा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये करना ज़रूरी है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चैप्टर हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। अगर कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए होंगे, छूटे तो नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप रेशू मैम को बोलिएगा कि इस चैप्टर में हमको ये प्रॉब्लम है, तो फिर से हम आपको उसको क्या करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। कि आपके बुक में बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, हम मेन पॉइंट्स को बतला दिए हैं। आप एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ये चैप्टर इजी है ना। पर्यावरण से आप पहले से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले से संबंधित है, मतलब संबंधित, दैट मीन्स आप उसके बारे में आपको पता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग आज ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।